हेलो एवरीवन, मोहित स्टडी आईक्यू सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस पर्यावरण अध्ययन से संबंधित जो है महत्वपूर्ण 30 क्वेश्चंस को देखेंगे जो सीटेट जुलाई 2024 के लिए महत्वपूर्ण होंगे। एक एक क्वेश्चन इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो सभी क्वेश्चंस को देखना और करिएगा पेपर्स जो है, और इससे टेस्ट भी हो जाएगा आपका कि जो है आपको कितने नंबर्स आ रहे हैं। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं, कुछ मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हैं, कुछ नए आधारित है, कुछ पुराने पैटर्न पर आधारित क्वेश्चंस हैं, लेकिन क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत खास है, एग्जाम्स में पूछने के पूरे चांसेस हैं, इसलिए मिस मत करिएगा ये पेपर। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को, और वीडियो अगर पसंद आ जाए तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा और अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि वो भी इस वीडियो का लाभ ले सकें। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। किसी पौधे अथवा जंतु की प्रजाति जिसका गंभीर रूप से विलुप्त होने का खतरा हो उसे डैश डैश कहते हैं। अब देखिए, विलुप्त वाली जगह कोई अगर पौधा हो और जंतु हो, याद रखिएगा दोनों की बात हो रही है, और वो जो है विलुप्ति के कगार पे हो, ठीक है, तो ऐसे को जो है क्या कहेंगे? संकटापन्न प्रजाति या दुर्लभ प्रजातियां या फिर स्थानीय प्रजातियां कहेंगे, ठीक है, या विलुप्तीकरण की ओर जो है विलुप्त होने वाली या विलुप्त नकी प्रजातियां, ये कहेंगे। तो देखिए, जो विलुप्ति के कगार पे हैं, ठीक है, आने वाले मतलब विलुप्ति का कगार का मतलब आने वाले निकट भविष्य में ये गायब हो जाएंगे। ये मतलब आपके जो है क्षेत्र से, आपके जो है देश से, आपके जो है भूभाग से गायब हो जाएंगे, ये पूरी तरीके से विलुप्त हो जाएंगे। इनको कहते हैं संकटापन्न प्रजातियां। याद रखिएगा, संकटान। अच्छा, कई बार जो है आपने बहुत सारे जानवरों के नाम देखे होंगे। जंगली गधा, एक सींग वाला गेंडा, तेंदुआ, नीलगिरी के जो है लंगूर, और कस्तूरी मृग, और सफ़ेद गेंडा, अजगर, ये सब विलुप्ति की ओर जा रहे हैं, मतलब संकटापन्न प्रजातियां हैं, ठीक है। तो याद रखना, क्वेश्चंस जो है पेडागॉजी के माध्यम से बड़ा सा करके जो है कि मान लीजिए एक क्षेत्र में जंगली गधा कहाँ पाया जाता है, तो जंगली गधे के लिए एक अभयारण्य भी है जो कि गुजरात में है। तो इस तरीके से पूछ सकता है कि गुजरात में एक जानवर है जो संकटापन्न प्रजाति के रूप में पाया जाने वाला है, ठीक है, उसे क्या कहते हैं, तो आपको पता होना चाहिए। तो जंगली गधा एक संकटापन्न प्रजाति है, जंतु है, और इसमें जो है विलुप्त संकटापन्न प्रजातियों में पौधे और जंतु दोनों आते हैं। तो याद रखना, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। इस तरीके से डिटेल्स को गौर से समझिएगा, तभी आप क्वेश्चंस कर पाते हैं, क्योंकि एग्जाम्स में एग्जैक्टली तो यही क्वेश्चन नहीं आएगा, ज़रूरी तो नहीं है, लेकिन आएगा। आपको बस इतना पता होना चाहिए कि विलुप्त होने वाली प्रजाति जो होती है वो संकटापन्न प्रजातियां कहलाती है, और संकटापन्न प्रजातियां कौन कौन सी हैं उनके नाम कुछ पता होने चाहिए आपको ओवरऑल, जहां पे मैंने ये सब चीज़ें बता दी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन बच्चों के पर्यावरण से सीखने के बारे में सर्वाधिक उपयुक्त है? बच्चों के जो है पर्यावरण से सीखने के संबंध के बारे में सबसे ज़्यादा उपयुक्त है। हम बच्चों को जो है पर्यावरण से संबंधित जो ज्ञान है, उनको जो लर्निंग स्किल्स है, कैसे अच्छा डेवलप कर सकते हैं इसके बारे में। तो बच्चे जो है अपने प्रयास से अकेले सीखते हैं। क्या हम बच्चे जो है पर्यावरण से संबंधित जो ज्ञान है वो अपने अकेले से सीखेंगे, ठीक है, कि उनको हेल्प की ज़रूरत होती है, बोला अकेले सीखते हैं, तो ये तो बिल्कुल गलत हो गया। बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा सीखते हैं। हम सभी को पता है कि जब परस्पर दो व्यक्ति या दो चीज़ें परस्पर अंतःक्रिया करते हैं तो उससे लर्निंग स्किल्स कहीं ना कहीं डेवलप होती है। जैसे मान लीजिए मैं एक कमरे में बैठ करके खुद से ज्ञान अर्जित करूं और उसकी जगह दोस्तों को या टीचर्स के माध्यम से ज्ञान अर्जित करूं, उसमें जो है सबसे बेहतर सीखने की स्किल्स मेरी कितनी अच्छी बेहतर किस में होगी, तो वो मैं जब किसी दोस्त के साथ इंटरेक्ट करूंगा, उससे कुछ सीखूंगा, या मेरे टीचर मुझे कुछ सिखाएं उससे सीखूंगा। तो बच्चे पर्यावरण से अंतःक्रिया द्वारा ही सीखते हैं। पर्यावरण के अंतःक्रिया द्वारा कि मान लीजिए जब बाहर निकलेंगे, पार्क में जाएंगे, है ना, पार्क में एक्टिविटी करेंगे, पार्क में मतलब करके सीखने का प्रयास करेंगे, या कहीं नदी के बारे में हो, चाहे पेड़ पौधों के बारे में हो, चाहे जीव जंतु के बारे में, तो अंतःक्रिया से सीखते हैं। इसका मतलब है ऑप्शन बी तो सही है। बच्चे अपने दोस्तों के साथ चर्चा द्वारा सीखते हैं। तो मैंने अभी ऑप्शन बी को समझाते हुए अंतःक्रिया मतलब जब आप दोस्तों के साथ या टीचर के साथ या आसपास के आपके वातावरण जहाँ पे आप रहते हैं, समाज के साथ, अपने परिवार के साथ सीखते हैं। बच्चे शिक्षक की व्याख्या, बच्चे जो है मतलब टीचर ने जो व्याख्या मतलब जो एक्सप्लेन कर दिया उस पर्यावरण के बारे में, उसी से सीखते हैं, तो बिल्कुल भी नहीं। तो इसका सही आंसर है बी और सी, ऑप्शन बी। बिल्कुल सिंपल है, लेकिन बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिस मत करिएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सपना को अकेले, ध्यान रखना, सपना जो है अकेले जो है पहेली हल करने में उसको मुश्किल होता है।
ठीक है, वो अब पहेली हल करने में उसको मुश्किल होता है, लेकिन जब वो अपने बड़े भाई पवन के साथ बैठती है और बातें करती है, गप्पे मारती है, कुछ मिनटों के बाद वो पहेली को याद कर लेती है और आसानी से सुलझा भी लेती है। ठीक है, इसका क्या कारण हो सकता है? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए, तो बच्चे जो है बौद्धिक विकास की क्रमिक अवस्थाओं में स्वाभाविक रूप से विकसित होते हैं। इसका कहने का मतलब है कि बौद्धिक विकास की जो क्रिया होती है स्वाभाविक रूप से आगे चलते चलते वो अपने आप मतलब ये बताने लगते हैं, सीखने लगते हैं। या बच्चे वयस्क के सहारे मतलब उनके मतलब अपने बड़ों के सहारे जो है द्वारा किए गए स्कैफोल्डिंग के माध्यम से जो है समीपस्थ विकास के क्षेत्र को पार कर लेते हैं। या बच्चे परिवेश से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं। या बच्चे सामाजिक अंतःक्रिया में अर्थ निर्माण करते हैं। ठीक है, तो देखिए बच्चे, देखिए ऑप्शन बी और सी थोड़ा सा नज़दीक दिख रहा है, इसको एक बार समझ लीजिए। तो जो सीखते हैं इसका सही आंसर क्या है? तो बच्चे जो है परिवेश से अंतःक्रिया के माध्यम से सीखते हैं, एक दूसरे की हेल्प से सीखते हैं, याद रखना। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन जो है समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करता है? तो समेकित मूल्यांकन की विशेषताओं का वर्णन करता है, ये देखते हैं ऑप्शंस। ये निर्धारित मानदंड के आधार पर बच्चों के कार्य की गुणवत्ता की जांच करता है। समेकित मूल्यांकन मतलब कार्य की गुणवत्ता की जांच कर रहा है ये चीज। या फिर ये सीखने के दौरान बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता को परखता है। या ये बच्चे की उपलब्धि की तुलना दूसरे बच्चे की उपलब्धि से करता है, दूसरे बच्चे से तुलना करता है। या एक बच्चे की प्रगति की तुलना स्वयं की पिछली प्रगति से करता है। तो देखिए समेकित मूल्यांकन जो होता है वो होता है बच्चे की उपलब्धि की गुणवत्ता की परख करता है कि बच्चे ने क्या नॉलेज जो है गेन कर रही है, कितना नॉलेज उसने गेन करी है, इससे जो है मतलब उसकी जांच होती है। ठीक है, समेकित मूल्यांकन। और प्रगति की तुलना स्वयं जो उसने पहले जो सीखा है और अब से जो सीख रहा है उसमें तुलनात्मक रूप से चेक करा जाता है कि बच्चे ने क्या सीखा है, पहले उसको कितना आता था, अब कितना आता है। ठीक है, और उसमें जो है कितना अच्छे तरीके से उसने सीखा है, मतलब उपलब्धि जो उसको नॉलेज है उसके माइंड में। जैसे मान लीजिए एक बच्चा जो है 2 का टेबल आता है, ठीक है, और बहुत, लेकिन 2 का टेबल बहुत मुश्किल, जैसे 2 1 जा 2 2 2 1 जा 2 है ना, 2 2 जा 4 2 3 जा 6, इस तरीके से जो है आता है मान लीजिए। और वो देख रहे हैं कि हम जो है वो बच्चा बीच बीच में कभी कभी भूल जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जो नॉलेज गेन किया अभी पूरी तरीके से उसको जो है याद नहीं हुआ है। तो यही हमें गुणवत्ता चेक करनी है कि उसे जो नॉलेज उसने गेन किया वो क्या पूरी तरीके से उसके साथ स्टेबल है, हमेशा के लिए रहेगा। ठीक है, तो बी और डी इसका सही जवाब है। ऑप्शंस देख लेते हैं, बी और डी, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वाष्पीकरण की प्रक्रिया निम्नलिखित में से किस स्थिति में सबसे धीमी होती है? बहुत बहुत सिंपल क्वेश्चन है, लेकिन ईवीएस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये देखिए वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो होती है, ये हम सभी को पता है कि वाष्पीकरण कब होता है, जब जो है तापमान सबसे ज़्यादा होता है, गर्मी सबसे ज़्यादा होती है, तापमान या टेम्परेचर कह लीजिए, टेम्परेचर सबसे ज़्यादा होता है, तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर हो। ठीक है, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है, इसका सही आंसर देखिए, इसका सही आंसर है सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि हो तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया भी। सतह जो मान लीजिए ये है एक बहुत बड़ा जो है क्षेत्र है, रेगिस्तान है, जहाँ पे गर्मी का जो है पीक पे गर्मी तापमान ज़्यादा चल रहा हो, यहाँ पे सबसे ज़्यादा वाष्पीकरण होगा। तो सतह क्षेत्र और तापमान दोनों में वृद्धि हो, सबसे ज़्यादा हो, तो इससे वाष्पीकरण की प्रक्रिया जो है तेज हो जाती है, पानी जो है वेपराइज हो जाता है, भाप बन के उड़ जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्थानांतरित खेती का रिवाज है? तो देखिए स्थानांतरित खेती से संबंधित ईवीएस का एक क्वेश्चन जरूर आएगा, तो यूँ समझ लीजिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। स्थानांतरित कृषि को कहते हैं झूम कृषि भी कहते हैं। ठीक है, याद रखना, झूम कृषि भी कहते हैं। और झूम कृषि का मतलब है कि एक स्थान में कुछ समय तक खेती करने के बाद उस स्थान को छोड़कर दूसरे अन्य स्थान चले जाना। ठीक है, मान लीजिए कि कोई जंगल है या कोई क्षेत्र, वहाँ पे जो है पेड़ों को काट करके, वहाँ की फसलों को काट के, वहाँ पे फसलें उगा करके वहाँ पे 2-3 साल जो है उस जगह क्षेत्र का प्रयोग किया जाता है, फिर उसको छोड़ करके दूसरे अन्य क्षेत्र पर पे चले जाते हैं, तो उसे कहते हैं झूम कृषि। इससे क्या होता है, कृषि की उर्वरा शक्ति जो है उस क्षेत्र, जैसे मान लीजिए यहाँ पे 3 साल खेती हुई,
अब इन 3 साल खेती करने के बाद जो भी हमने इस मिट्टी की जो है शक्ति जो है यूज़ करी है, उसको अब हमने छोड़ दिया पूरी तरीके से, नेचर पे डिपेंड कर दिया, उसको छोड़ दिया और दूसरी जगह पे अब हम खेती करने लगे। तो अब जो है 1-2 साल बाद जो है यहाँ पे फिर से जो है इसकी उर्वरा शक्ति मजबूत हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, फिर घूम करके यहाँ पे आ जाएंगे। इसी को कहते हैं झूम कृषि। ये आमतौर पर भारत में उत्तर पूर्वी क्षेत्रों में जो है ये इसका रिवाज है। उत्तर पूर्वी क्षेत्र का कहने का मतलब है आसाम, आसाम जो है, मिजोरम, है ना, इन जगहों पे जो है ये कृषि यूज़ की जाती है, किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नदी बांधों से उपलब्ध, नदी में जो बांध बनाए जाते हैं इससे उपलब्ध जो जल विद्युत होता है, जो बिजली उत्पन्न की जाती है, निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? तो हम सभी को पता है कि बांध जो है, नदी के पास जो बांध बनाए जाते हैं, चाहे वो ब्रह्मपुत्र नदी हो, सभी नदियों के बीच पास में जो है बहुत सारे बांध बनाए गए हैं। उस बांध को बनाने का क्या कारण होता है? उसका कारण होता है बिजली उत्पन्न करना। ठीक है, पहला तो एक कारण होता है बिजली उत्पन्न करना। दूसरा क्या होता है? कृषि के लिए जो है पानी को इधर उधर जो है पहुंचाना। ठीक है, ये 1-2 कारण, प्रमुख कारण होता है। तो देखिए ये जो होता है वो सत्य नहीं है। बांध जो है टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करते हैं, ये हवा और पानी को प्रदूषित नहीं करते। तो ये बिल्कुल सही है कि ये हवा और पानी को प्रदूषित नहीं करते हैं। जल विद्युत सुविधाओं से बड़े पर्यावरणीय प्रभाव हो सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। हम सभी जानते हैं कि जो हम नदी में बांध बनाते हैं तो एक कहीं ना कहीं जो है, एक तो नदी जो है पानी ज़्यादा आ जाने से बांध के टूटने का डर रहता है। दूसरा जो है जिस जगह पे जो है बांध बनेगा वहाँ पे जो है पर्यावरणीय प्रभाव देखने को मिलते हैं जैसे कि जो है पहला जो सबसे बड़ा होता है भूकंपीय प्रभाव होता है। उस क्षेत्र में भूकंप आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं, बाढ़ आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये कुछ प्रभाव होते हैं, पर्यावरणीय प्रभाव हमें देखने को मिलते हैं। बांध जो है स्वदेशी लोगों को अपनी नदी की जीवन रेखा से अलग करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या होता है कि बांध बना करके नदी के पानी को नियंत्रित किया जाता है, पानी को इधर उधर पहुंचाया जाता है। तो इससे क्या होता है, जो वहाँ के आसपास के लोग होते हैं जिनको पानी हर वक्त मिलता रहता है वो हो जाता है। तो कभी कभी क्या होता है कि मान लीजिए किसी एरिया में पानी की ज़्यादा ज़रूरत है और उस एरिया में जो है बांध लगा हुआ, तो वो पानी को रोक करके दूसरे एरिया में पहुंचा देते हैं। तो क्या होता है कि दूसरे लोगों को पानी कम मिल पाता है, जिस नदी जो है नेचुरली जो बह रही होती है। तो इसलिए जो है बांध जो होता है वहाँ आसपास के लोगों के जीवन रेखा को भी प्रभावित करती है। तो ये तीनों चीज़ें तो सही है, लेकिन टिकाऊ विकास को प्रोत्साहित करती है, ये बिल्कुल गलत है। याद रखना, बांध जो है विकास को प्रोत्साहित नहीं करती है। ऐसा नहीं है कि बांध लगाने से जो है विकास की प्रक्रिया हमारी तेज हो जाती है। ठीक है, तो ये चीज़ें याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। सुषमा चाहती है कि उनके छात्रों को पेड़ों के संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाया जाए। निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा करने की सबसे उपयुक्त रणनीति है? ठीक है, तो हमें देखिए पेड़ों के संरक्षण के संबंध में हमें जो आंसर देना है, संवेदनशील बनाना है बच्चों को। तो हम सभी जानते हैं कि पेड़ों के संरक्षण के संबंध में अगर हमें किसी को संवेदनशील बनाना है तो हमें उसे स्वयं से करने के लिए देना होगा। वो पेड़ मतलब उससे हम कहेंगे कि एक बेटा एक पेड़ लगाओ अपने घर में और उसको संरक्षित करो, उसको डेली पानी दो, उसको देखो, उसको ध्यान रखो। किसी भी तरीके से वो सूखना चाहिए, वो पौधा जो है पेड़ बनते हुए उसको देखना है, उसकी भी जो जो ज़रूरतें हैं पेड़ की उसको भी पूरा करना है। तो ये चीज़ें, तो देखिए ऑप्शंस देख लेते हैं। तो बिल्कुल सही जवाब है, बच्चों को एक पौधे को अपनाने के लिए कहना और पोषित करने में मदद करना, यही है। पोस्टर बनाने से कोई फ़ायदा तो होगा नहीं, या समूह में चर्चा कर लेंगे कोई कि पेड़ लगाना चाहिए हम सबको, इससे भी कोई कक्षा में बहस कर लेना चाहिए, ये भी कहूँ कि बातें चीतें करो कि हाँ भैया जो है पेड़ लगाओ, बहुत बढ़िया है, जो है पेड़ लगाने से जो है अच्छा रहता है, पर्यावरण साफ रहता है, पर्यावरण के लिए बहुत ज़रूरी है। ये सब बकवास बातें। हमें एक पौधे लगाने के लिए जो है विचार करना चाहिए, लगाना चाहिए और उसको पोषित करने में मदद करनी चाहिए ताकि वो बड़ा हो सके। ठीक है, कक्षा 5 का समीर अक्सर जो है समय पर पर्यावरणीय अध्ययन की शिक्षिका के पास दिए हुए कार्य जमा नहीं करता है। इससे निपटने का सर्वोत्तम सुधारात्मक उपाय बताना है हमें। ठीक है, दिया हुआ कार्य जमा नहीं करता। तो देखिए हमें सबसे इंपॉर्टेंट इसका सही जवाब है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित अगर कोई बच्चा जो है अपना होमवर्क जमा नहीं कर रहा है तो हमें एज अ टीचर उसको मारना नहीं चाहिए, बल्कि हमें उसके कारणों को जानने का प्रयास करना चाहिए। हो सकता है कि वो किसी प्रॉब्लम में हो सकता है उसको दिए हुए होमवर्क को जो है करने में उसे कठिनाई हो रही हो सकता है वो दिया हुआ होमवर्क उसको समझ में ना आ रहा हो। तो ये सब कुछ चीज़ें देख सकते हैं। तो हमें जो है हमें अनियमितताओं का पता लगाना होगा और समीर को परामर्श देना होगा, उसकी हेल्प करनी होगी, उसको मदद करनी होगी होमवर्क करने में, और उसको बताना होगा कि बेटा ये इस तरीके से जो है होमवर्क करना चाहिए आपको। ठीक है,
वायु प्रदूषण प्रकरण पढ़ाने के लिए 4 अलग अलग विज्ञान शिक्षक 4 तरह की शिक्षण पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी पद्धति सबसे उचित है। तो देखिए, वायु प्रकरण पढ़ाने के बाद जो है हमें क्या, जो सब प्रकरण पूरा करने के बाद अभ्यास में दिए गए सभी प्रश्नों को उत्तर लिखना है। ये विद्यार्थियों को जो है वायु प्रदूषण पर वृत्त चित्र दिखाना है, या विद्यार्थियों से कहना कि वे दीपावली के से पहले जो है और बाद में वायु के इकट्ठा नमूना करें, उनकी गुणवत्ता का अध्ययन करें। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन सी। अगर हमें वायु के नमूनों को देखना है, अगर हम वायु प्रकरण के संबंध में अगर हम देखें, वायु प्रदूषण के बारे में जानने का प्रयास करें, तो हमें एक बार चेक करना होगा कि आज वायु प्रदूषण कितना है हमारा और कल 2-4 दिन बाद कैसा होगा। तो ऑप्शन में है कि दिवाली से पहले हम चेक कर लें और उसके बाद में वायु के नमूने इकट्ठे कर लें, उसकी गुणवत्ता का अध्ययन करें कि ऐसा क्यों कारण हुआ कि एकदम से हमारा जो है वायु प्रदूषण, पर्यावरण प्रदूषण हुआ, एकदम से जो है एयर क्वालिटी जो है बहुत ज़्यादा जो है खराब हो गई है। इसका क्या कारण है, इसका कारणों का पता लगाएंगे और उसको सुधारने का प्रयास करेंगे। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। एक शिक्षिका जो है तनावग्रस्त बच्चे की पहचान कर सकती है जब बच्चा निम्नलिखित में से व्यवहार, हम टीचर के तौर पे हम ये देखते हैं कि एक बच्चा जो है बहुत जो है एक मतलब तनाव में है बहुत ज़्यादा, उसकी पहचान करना है हमें, तो वो किस तरीके का व्यवहार करेगा तो हम समझ पाएंगे कि ये बच्चा तनावग्रस्त है। तो देखिए, क्या पढ़ाई में पूर्ण एकाग्रता कर रहा है इस तरीके से, या बहुत बात कर रहा है, या हाइपर एक्टिविटी मतलब अति सक्रिय, जो भी काम दे दो एकदम से सडनली काम कर देता है, आंसर पूछो तो क्वेश्चन पूछो तो आंसर तुरंत दे देता है, या उसका आक्रामक व्यवहार, चिड़चिड़ा व्यवहार जो है वो पहचान बता रहा है कि वो कहीं ना कहीं तनाव में है। हम आमतौर पे जो है जब हम लोग तनाव में होते हैं, जब हमारा माइंड जो है कंट्रोल में नहीं होता, हम किसी जो है बहुत सोच विचार में होते हैं, या हमारे साथ कुछ गलत हुआ होता है, या किसी प्रेशर में होते हैं, तो अक्सर जो है हमसे कोई बात करता है तो हम लोग चिड़चिड़ाते हैं, खिसियाने लगते हैं, गुस्सा करने लगते हैं, मारपीट करने लग जाते हैं कई बार। तो ये आक्रामक व्यवहार ही है, ये बताता है कि बच्चा जो है तनाव में है। ठीक है, और उसको सुधारने का प्रयास करना चाहिए, जानने का प्रयास करना चाहिए एज अ टीचर कि वो क्या प्रॉब्लम है, उसको किस कारण वो इतना तनाव में है ना, और कोशिश करनी चाहिए कि उसको जो है सुधारा जा सके। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। डैश के लिए मछली घर एक्वेरियम में हवा वाला पंप रखा जाता है। तो एक्वेरियम आपने देखा होगा, आपने अपने घरों में देखा होगा कि एक छोटा सा एक्वेरियम बना लेते हैं और उसमें जो है एक छोटा सा बबल वाला एक हवा वाला पंप होता है, वो रख दिया जाता है उसी पानी के अंदर, एक एक्वेरियम के अंदर। तो वो इसका कारण क्या होता है, क्यों रखा जाता है? पानी को साफ करने के लिए होता है, या कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, हम सभी को पता है कि एक्वेरियम में होती है मछली, और मछली को भी ज़रूरत होती है ऑक्सीजन, पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसका प्रयोग करती है मछली, ना कि कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये तो गलत हो गया ऑप्शन। ठीक है, पानी को साफ करने के लिए एक्वेरियम का प्रयोग मतलब पंप का प्रयोग किया जाता है, या अधिक ऑक्सीजन को पानी में घुलने देने के लिए जो इसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका सही आंसर है ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए जो है एक्वेरियम में पंप का प्रयोग किया जाता है। वो बबल्स के माध्यम से जो है उस पानी में ऑक्सीजन जो है पहुंचाती रहती है और जो है उसका यूज होता है मछलियों के लिए। ठीक है, कोई किसान उर्वरकों और कीटनाशकों का सबसे अधिक प्रयोग करता है। एक जो है किसान है, कृषक है, जो बहुत सारे कीटनाशकों का प्रयोग करता है अपनी खेती में, और खेतों में बार बार धान की फसल उगा रहा है, और एक ही बार धान की ही बात नहीं हो रही है, ऐसा नहीं कि ज़रूरी है यहाँ धान, हो सकता है कि गेहूँ लिख दे, हो सकता है दाल लिख दे, तो बार बार वो एक ही प्रकार की फसल उगा रहा है और कीटनाशक का प्रयोग कर रहा है। ऐसा करने से खेत की जो मृदा हो जाएगी वो कैसी हो जाएगी? वो उपजाऊ बनी रहेगी, या फिर केवल धान की फसलों के लिए उपयोगी रहेगी, या जुताई के बाद जो है उपयुक्त बन जाएगी, या फिर बंजर हो जाएगी? तो हम सभी को पता है कि जब कीटनाशकों का अत्यधिक प्रयोग करने से और एक ही प्रकार की फसल उगाने से खेती जो है जो खेत होता है वो बंजर हो जाती है। ठीक है, वो किसी काम की नहीं रह जाती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। मधुबनी चित्रकला के बारे में सही कथन चुनना है। तो मधुबनी जो चित्रकला है, मधुबनी जो है पेंटिंग है, इसके बारे में हम सभी को पता है कि मधुबनी जो पेंटिंग है, ध्यान रखिएगा, इसको याद रखना कि ये बिहार का एक जिला है। याद रखना, बिहार, डिस्ट्रिक्ट ऑफ बिहार है, बिहार का एक जिला है जहाँ पे प्राकृतिक रंगों का प्रयोग करके पेंटिंग बनाई जाती है। ठीक है, और वो प्राकृतिक रंग जो होते हैं वो नील, हल्दी, फूल, पेड़ जो है आदि से प्राप्त किए जाते हैं। तो इसका ऑप्शन सही है। इन चित्रों में इंसान, जानवर सभी के जो है चित्र बनाए जाते हैं। ये चित्र जो है लोक चित्र बहुत पुरानी है और इसका नाम मधुबनी नामक स्थान से पड़ा है। ठीक है,
और ये राजस्थान के प्रति जो है अति प्रसिद्ध जिला है, तो बिल्कुल गलत जवाब है। मैंने अभी आपको बताया कि बिहार का एक प्रसिद्ध जिला है, तो ये 1, 2, 3 इसका सही जवाब है, ऑप्शन डी इसका सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आगे। बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रयास सर्वोत्तम है? बच्चों में सामाजिक भावना का विकास करना है तो उन्हें जो है त्योहारों का, विभिन्न प्रकार के त्योहारों का आयोजन करना होगा, या अभिभावकों को विद्यालय में आमंत्रित कर बैठकों में आयोजित करना होगा, तो ये तो ऑप्शन बिल्कुल भी नहीं है। बच्चों को स्वस्थ स्पर्धा के लिए तैयार करना होगा, या विद्यालय में बाल मेला आयोजित करानी होगी, तो ये भी ऑप्शन बी और सी, ए और सी में से कोई हो सकता है। तो अगर बच्चों में सामाजिक, ठीक है, ये देखिए विभिन्न प्रकार के त्यौहार जो होते हैं ये सांस्कृतिक भावना का जो है ध्यान रखने का, सांस्कृतिक, बहुत बच्चे इस क्वेश्चंस को कंफ्यूज हो रहे होंगे, तो याद रखना ऑप्शन ए नहीं है, क्योंकि विभिन्न प्रकार के जो त्यौहार होते हैं इनका आयोजन करना जो होता है और बच्चों में जो है सभी जो है सांस्कृतिक भावना का विकास करना हो, तो सभी धर्मों की जो संस्कृति होती है, सभी जाति और धर्मों की जो संस्कृतियाँ होती हैं उनके सम्मान करना चाहिए, उनके बारे में नॉलेज होनी चाहिए, उनके प्रति प्रेम होना चाहिए। अगर इस तरीके की जो है भावना रखनी है तो विभिन्न प्रकार के त्योहारों का अपने जो है क्षेत्र, स्कूल, अपने मोहल्ले में आयोजन करना होगा, ताकि लोग एक दूसरे से मिले। जैसे ईद में लोग हिंदू लोग भी जो है ईद में अपने दोस्तों से मिलते हैं, और उसी तरीके से मुस्लिम जो है भाई बहन होते हैं वो अपने दोस्तों, जो हिंदू दोस्त होते हैं वो दिवाली के दिन जो है मिलते हैं, गले लगते हैं। तो इस तरीके से जो है सांस्कृतिक भावना का विकास होता है। तो स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का आयोजन करके जो है हम सामाजिक भावना का विकास कर सकते हैं। सामाजिक कैसे? जब एक दूसरे के जो है संपर्क में बच्चे रहेंगे, एक दूसरे के साथ बातचीत करेंगे, एक दूसरे के साथ खेलेंगे, एक दूसरे के से है एक दूसरे के गाइड पे काम करेंगे। जैसे कि मान लीजिए क्रिकेट है, अब क्रिकेट में बॉलिंग भी करा रहा है, कोई फील्डिंग कर रहा है, वो एक दूसरे को कमांड करते हैं, तो एक तरीके से स्वस्थ प्रतिस्पर्धा होती है, स्पर्धा होती है, उससे बच्चे जो है सामाजिक भावना का विकास होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। वीडियो पसंद आ रहा हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इसी तरीके से क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस समझने का प्रयास कीजिए। अगर आपको आता भी है तो भी बहुत लंबा वीडियो नहीं होता है, आधे घंटे का वीडियो होता है। आप थोड़ा सा चीज़ों को समझ करके बहुत अच्छे 130 नंबर्स लाना बिल्कुल मुश्किल नहीं है। मैं डेली आपको वीडियोस कराता हूँ, सीडीपी और ईवीएस के डेली आपको यहाँ पे पेपर्स अपलोड किए जा रहे हैं डेली। आप उतना पेपर कम से कम अब तक जो है, अगर आप मेरे प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 40-50 पेपर्स हैं, और वो 40-50 पेपर्स आपको कोई भी पेपर्स नहीं आपको अवेलेबल होंगे कहीं पे। कोई भी बुक खरीद लीजिए, वहाँ पे नहीं होंगे। इतने सारे पेपर्स करने के बाद अगर आपके 120 प्लस ना आए तो फिर नाम बदल दीजिए हमारा, ठीक है। तो आप ज़रूर से ज़रूर आपके इतने अच्छे नंबर आएंगे, पर पेपर आपको लगाना होगा, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो नहीं रहता। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलिए। पौधों के विभिन्न भागों के शिक्षण हेतु आवश्यक है, तो ये पौधों, पेड़ है, उसके विभिन्न भागों के बारे में जानकारी, मतलब पेड़ के बारे में, पत्तियों के बारे में, ठीक है, पत्तियों के बारे में, तनों के बारे में, मिट्टी के बारे में, है ना, और क्या क्या चीज़ें, प्रक्रिया अपनानी हो, ये सब के बारे में जानकारी हमें देनी है बच्चों में। तो पाठ्य पुस्तक का मदद करनी, पाठ्य पुस्तक के माध्यम से जो है हम बच्चों को टीचिंग स्किल्स सिखाएंगे, या पौधों का अवलोकन करना, या श्यामपट्ट मतलब बोर्ड में, ब्लैक बोर्ड में, या पौधों का चित्र दिखा के। तो सही बात, इसका जवाब है पौधों का अवलोकन करके जो है शिक्षण जो है हमें विभिन्न भागों के आवश्यक है, ठीक है। ऑप्शन 20 का सही जवाब है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता अच्छे शिक्षण की नहीं है? तो देखिए, अच्छे टीचिंग स्किल्स की नहीं है, ये कौन सी विशेषता नहीं है? तो अच्छा शिक्षक क्रिया आधारित होता है, यह अच्छा शिक्षण लोकतांत्रिक आधारित होता है, अच्छा शिक्षण मूल्य आधारित नहीं होता है, यह अच्छा शिक्षण उद्देश्य युक्त होता है। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? तो एक जो है स्केल नहीं होता, तो अच्छा जो शिक्षण होता है वो उद्देश्य युक्त होता है, ये होता है टीचर, ये एक मतलब विशेषता नहीं मानी जाती है, ठीक है। पर्यावरण अध्ययन की प्रकृति निम्नलिखित का समर्थन नहीं करती। तो पर्यावरण अध्ययन की जो प्रकृति है, जो मतलब जो है इन्वायरमेंट का जो है नेचर है, वो किस चीज़ का समर्थन नहीं करते? बच्चे कम गलतियां करें, इस चीज़ का समर्थन नहीं करते, या करके सीखने का अवसर मिले, इस चीज़ का समर्थन नहीं करते, ज़्यादा से ज़्यादा प्रश्न पूछें, इस चीज़ का समर्थन नहीं करते, या बच्चों को खोज करने के लिए पर्याप्त स्थान मिले, ठीक है। तो देखिए इसका सही जवाब है, ये इसका समर्थन नहीं करते, वो है बच्चे कम गलतियाँ करें, ठीक है। ऑप्शन ए इसका सही जवाब है। थोड़ा सा सही से मैंने इसको जो है एक बार रीचेक नहीं किया फाइल, मतलब PDF बनाने से पहले। ये जो आगे पीछे हो जा रहा है ना, ये सब चीज़ें ये नहीं होनी चाहिए थी, एक ही जो है पेज में आना चाहिए था,
ये मुझसे गलती हो गई, जैसे यहाँ पे ज़्यादा जो है गैपिंग है, ये चीज़ें नहीं होना चाहिए था। चलिए ठीक है। समूह शिक्षण का अर्थ है जहाँ शिक्षकों की कमी हो वहाँ पर इसे कराया जाए, या स्कूल में शिक्षकों के समूह में स्वस्थ प्रतिस्पर्धा को प्रोत्साहित किया जाए, या विद्यार्थियों को छोटे समूह में बांटकर अध्ययन किया जाए। तो समूह में बांटा जाएगा, छोटे छोटे समूह में, और उसमें अध्ययन कराया जाए, यही स्किल्स होती है। ठीक है, इसमें सामाजिकता जो है की धारणा आती है बच्चे में, और सामाजिक रूप से सीखते हैं, एक दूसरे के संपर्क में एक दूसरे के नॉलेज गेन करते हैं। ठीक है, बिल्कुल सिंपल है। फाख्ता अपना फाख्ता जो है अपना घोंसला बनाती है। फाख्ता एक चिड़िया है, ठीक है, और ये अपना घोंसला कहाँ बनाती है? बहुत बड़ा, आमतौर पे आप देखेंगे इससे संबंधित एक क्वेश्चन हमेशा आपको पेडागोजी में पूछा जाएगा। कम से कम जो है 2 से 3 इतना बड़ा पैराग्राफ देंगे। अब बाद में बताएंगे कि ये फाख्ता नाम का घोंसला जो है कहाँ बनाती है, किस जगह बनाती है। तो इसका सही जवाब है झाड़ियों के बीच में ये अपना घोंसला बनाती है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। सरकारी कानून जिसके अनुसार कोई भी व्यक्ति सांप को पकड़कर रख नहीं सकता है अपने पास। सांप को पकड़ना जो है एक गैर कानूनी है और उसको अपने पास नहीं रख सकता, किस अधिनियम के अंतर्गत आता है? तो देखिए इसका सही जवाब है बिल्कुल ऑप्शंस पढ़ करके, पर्यावरण संरक्षण में पर्यावरण से संबंधित होंगे। पेड़ पौधों को काट नहीं सकते, ये हो सकता है ना। जंगल को आप काट नहीं सकते, कुछ भी, कुछ ऐसे जो है पेड़ है जैसे चंदन के पेड़ है या फिर जो है साकू के पेड़ है, हर जगह से जो है इस तरीके से पेड़ों को आप काट नहीं सकते। कि आप आज भी देखिए आपके मोहल्ले में अगर कोई पेड़ लगा हो और उसको काटना हो, या आपके घर में ही क्यों ना पेड़ लगा उसको काटना हो, और कोई शिकायत कर दे कि ये साहब पेड़ करवा रहे हैं, पेड़ कटवा रहे हैं, तो आपको जो है एक FIR हो सकती है आपकी। इसलिए पेड़ आप नहीं कटा सकते। ये क्यों नहीं कटा सकते? पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के द्वारा जो है इसको एक संरक्षण प्रदान किया गया है। जैविक विविधता के माध्यम से जो है, जैविक विविधताओं से संबंधित जो है ना। तो और ये वन्यजीव चीज़ों के बारे में है, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 जो है ये है। तो कोई भी व्यक्ति जो है सांप को पकड़ के रख नहीं सकता, उसको बेच नहीं सकता। ये वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के द्वारा इसे दिया गया है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। मृत सागर क्या है? तो देखिए मृत सागर याद रखना, मृत सागर जिसे कहते हैं डेड सी, और ये एक सागर नहीं है, ये एक है झील। डेड सी एक झील है, सबसे बड़े खारे पानी की झील है, जिसे कहते हैं मृत सागर। और ये कहाँ पे है? तो ये है जॉर्डन में, याद रखना जॉर्डन। एग्जाम में कई बार पूछा जाता है, पेट जैसे एग्जाम में, और इजराइल, ये दोनों याद रख लीजिएगा। जॉर्डन और इजराइल ये दोनों जो है देश जो है मृत सागर की सीमा पर स्थित है। मृत सागर जो है इन दोनों देशों की सीमा पर स्थित है, और खारे पानी की ये झील है। और खारे पानी का मतलब है इसमें नमक की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। तो ऐसा सागर जो महासागर और सागरों से ज़्यादा नमकीन है, इसमें जो है खारे पानी की जो है सबसे बड़ी खारे पानी की झील है मृत सागर। ठीक है, झील याद रखना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। रेगिस्तानी ओक के बारे में सही कथन को चुनना है। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है रेगिस्तानी ओक। तो याद रखना रेगिस्तानी ओक के बारे में हो रही है, तो इसका मतलब है कि ये कहाँ पाया जाता है? तो पहले तो ये ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। ठीक है, ये एक पेड़ है, याद रखना ओक है तो इसका मतलब ये कोई जीव नहीं है, जंतु नहीं है, ये एक पेड़ है, ट्री है। ठीक है, तो ये पेड़ है जो कि ऑस्ट्रेलिया में पाया जाता है। पहली चीज़, ये एक विशेष प्रकार का पेड़ है जो जिसकी जड़ें और टहनियों से लटकी होती है। तो ये मान लीजिए जैसे हमारे बरगद का पेड़ होता है, तो जिससे टहनी खूब सारी ऐसे ऐसे लटकी रहती हैं। ठीक है, तो ये एक वो चीज़ है। ठीक, इस पेड़ की जड़ें जो है ज़मीन की उस गहराई तक जाती है जहाँ तक कि जो है पानी तक ना पहुँच पाए, और इस पेड़ के तने में पानी जमा होता है और स्थानीय लोग पतले पाइप का प्रयोग करके पानी पीते हैं। तो देखिए इसका सही जवाब क्या है? तो इसका सही जवाब है 1, 3, 4। तो याद रखना ये है 1, 3 और 4। ये विशेष प्रकार का पेड़ है जिसकी जड़ें और टहनियों से लटकी होती, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। मधुमक्खी पालन के विषय में हमें जवाब देना है। तो मधुमक्खी पालन जो है इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं पिसीकल्चर। याद रखना मधुमक्खी पालन को पिसीकल्चर कहते हैं। नहीं, माफ़ कीजिएगा, मधुमक्खी पालन को तो है हम पिसीकल्चर तो मछली पालन को कहते हैं, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। ठीक है, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। आप भी कमेंट करके बताइएगा मधुमक्खी पालन को क्या कहते हैं, मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा हूँ। ठीक है,
तो ज़रूर से ज़रूर बताइएगा ये क्वेश्चंस कमेंट करके। मधुमक्खी पालन शुरू करने का सबसे अच्छा समय जो है जनवरी से मार्च तक होता है, या फिर लीची के एक जो है फूल मधुमक्खियों को लुभाते हैं। मधुमक्खियों को पालने और उनके द्वारा जो है उत्पादित शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है, या मधुमक्खी के लिए मीठा घोल बनाने के लिए चीनी। देखिए मधुमक्खियाँ जो होती हैं वो जो है प्राकृतिक जो है फूलों का प्रयोग करके उसमें से जो है परागण को निकाल करके, मतलब उसमें से रस को निकाल करके जो है शहद बनाती हैं। इसमें जो है मीठा घोल बना करके चीनी जो है यूज़ नहीं करते। तो लीची के जो है फूल जो है मधुमक्खियों को लुभाते हैं क्योंकि उसमें जो है स्वीटनेस होती है उनके फूलों में, और मधुमक्खी को पालने के लिए जो है शहद का भंडार करने के लिए बक्सों की आवश्यकता होती है हम सभी को। इसका ऑप्शन है, आंसर है ए। प्राथमिक स्तर पर ईवीएस की पढ़ाई का एक प्रमुख उद्देश्य है। तो प्राथमिक स्तर पे हम ईवीएस जो है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित क्लास क्यों कराते हैं? इसलिए कराते हैं कि बच्चों को जो है ईवीएस से संबंधित जानकारी हो। अब ऑप्शंस देख लेते हैं। विषय की मूल संकल्पनाओं की गहन समझ विकसित करने के लिए कराते हैं, या अगले स्तर के अध्ययन के लिए विद्यार्थियों को तैयार करना, या कक्षा की पढ़ाई को शिक्षार्थियों के विद्यालय से बाहर जीवन से संबंधित जो है से संबंधित करने में सहायता प्रदान करना, या स्वतंत्र रूप से हस्त सिद्ध क्रियाकलापों को करने का कौशल अर्जित करवाना, हाथ से करने का। तो देखिए हम विद्यार्थियों को जो है आगे के लिए तैयार करते हैं, ईवीएस का इसका जो है प्रमुख उद्देश्य होता है। तो सही जवाब है ऑप्शन बी। ठीक है, ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि जो है का प्रयोग का तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो विद्यार्थियों को प्रश्न, हम बार बार बच्चों से जो है प्रश्न पूछते हैं, उनके उत्तर बताते हैं, या बच्चे जो है प्रश्न पूछते हैं उनका उत्तर बताते हैं, इसलिए क्योंकि ध्यान आकर्षित करने के लिए बच्चों का, या शिक्षार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, या कौशल को बढ़ावा देने के लिए, अनुशासन को बनाए रखने के लिए। तो देखिए इसका सही जवाब है बच्चों के अंदर जो है सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए। हम अगर जो है प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करेंगे तो बच्चों के अंदर वो प्रश्नों को सुनेंगे और उसका जवाब देने का प्रयास करेंगे। अगर मान लीजिए उसको जवाब नहीं पता है तो दूसरे बच्चे जो सुनेंगे वो जवाब देंगे उसको सुनने का, तो कहीं ना कहीं उनके अंदर एक जो है जिज्ञासा पैदा होगी। तो इसका आंसर क्या है? मुझे जल्द से जल्द बताना चाहिए सर को, ताकि जो है मैं क्लास में फर्स्ट आऊँ, या उसके एक तरीक़े से होता है ना क्लास में फर्स्ट आने की जो है लालसा होती है, मुझे भी बच्चे जाने, है ना, मुझे भी टीचर जो है शाबाशी दें, मुझे भी और बच्चे जाने, मुझे और जो दोस्त बनाएं, मुझे लोग जो है मुझसे कहें कि मैं क्लास का मॉनिटर बन सकने लायक हूँ। इस तरीके से जो जिज्ञासा जो है क्लास बच्चों में, जो छोटे बच्चों में उत्पन्न होती है, इस चीज़ की जानने की लिए जो है बच्चों को कक्षा में प्रश्नोत्तर विधि का प्रयोग करना चाहिए। ठीक है, खेजड़ी वृक्ष के बारे में तो देखिए, एक तो थी रेगिस्तानी ओक और ये खेजड़ी वृक्ष जो है ये कहाँ है? राजस्थान में पाया जाता है। तो याद रखना खेजड़ी वृक्ष जो है ये राजस्थान में पाया जाने वाला एक जो है रेगिस्तान में पाया जाने वाला वृक्ष है, या मतलब एक तरीके से राजस्थान में पाया जाता है। इसमें अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। ये एक छायादार वृक्ष है जिसकी छाया में जो है बच्चे खेलना पसंद करते हैं। इसके तने में जल होता है, ये तो बिल्कुल गलत हो गया। तो इसका सही जवाब है 1, 2, 3 तने में जल होता है, वो है रेगिस्तानी ओक। याद रखना रेगिस्तानी ओक में जो है तने में जल होता है, और ये लोग जो है पतले पाइप से इसमें जल को पीते हैं। ठीक है, यदि 1 महीने के लिए बिजली चली जाए और हमारा जीवन किस प्रकार से प्रभावित होगा, इस बारे में जो है हमें उत्तर देना है। हम अपने बच्चों से ये क्वेश्चंस पूछते हैं। तो ये इसका उद्देश्य क्या है? तो हम सभी को पता है कि अगर हम आपसे पूछें कि ऐसा हो जाए तो क्या होगा, अगर 1 मिनट के लिए मान लो कि जो है पूरे जो है पृथ्वी से ऑक्सीजन कम हो जाए तो क्या होगा, ऑक्सीजन डबल हो जाए तो क्या होगा, पृथ्वी जो है जो जिस रफ्तार से घूम रही है उससे और तेज घूमने लगे तो क्या होगा। तो इस तरीके से क्वेश्चन हम पूछते हैं बच्चे से, ताकि जिज्ञासा एक तो पैदा हो, बच्चे सोचे समझें, उसका जवाब देने का प्रयास करें। तो एक तरीके से तार्किक चिंतन करने के लिए ऐसा क्वेश्चन करते हैं। तो देखिए हम ढूंढ लेते हैं इसका ऑप्शंस क्या है। समुचित तरीके से बिजली का उपयोग करने के प्रति शिक्षार्थियों के प्रति संवेदनशील बनाना है। संवेदनशील बनाने के लिए ऐसा करते हैं कि बिजली गायब हो जाए तो क्या होगा, या बिजली के स्रोतों के बारे में शिक्षार्थियों का आकलन करना कि बच्चे समझें कि कैसे और किस तरीके से बिजली बनाई जा सकती है, या शिक्षार्थी बच्चों के अंदर जो है कल्पना परक और चिंतन परक जो है कौशल का विकास करना। ठीक है, तो इसका सही जवाब है ऑप्शन सी। पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ रही आगे। तो इसका जो बच्चों से इस तरीके के क्वेश्चन इसलिए पूछा जाता है ताकि जो है वो चिंतन करे, सोचे समझे
और उसको समझने का प्रयास करें और उसके अन्य ऑप्शंस पर विचार करें। देखिए, एक ऑप्शन पहले वो है, फिर उसके बाद बिजली के अन्य स्रोतों के बारे में सोचेंगे बच्चे कि किस अन्य माध्यम से जो है अगर बिजली चली जाती है, पानी जो बांध बना करके जो है बिजली बनाई जाती है, तो हम सूर्य से बिजली मतलब बनाना सीख जाएंगे, सूर्य से नहीं तो पवन बिजली का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके समूचे उसके बाद जो है हम ये भी यूज़ करेंगे कि बिजली इतनी इंपॉर्टेंट है, हमारे इक्विपमेंट्स नहीं चलेंगे, हमारा फ़ोन नहीं चलेगा, हमारा टीवी नहीं चलेगा, हमारे ये सब चीज़ें नहीं चलेंगी, तो हम क्या करेंगे, तो उसका सही से इस्तेमाल करेंगे, संवेदनशील बनाएंगे। तो अगर सही देखा जाए तो ये सभी ऑप्शन सही है, लेकिन सही आंसर जो सबसे ज़्यादा इस पर जो है रिलेट करता है वो है सी, ठीक है। पोचमपल्ली एक गांव है, आखिरी क्वेश्चन है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है इससे संबंधित। तो पोचमपल्ली एक गांव है, हम सभी को पता है, और ये गांव जो है कपड़े बनाने के लिए प्रसिद्ध है। पोचमपल्ली भी इसी कहते हैं, इसी कपड़े को। पोचमपल्ली नाम की एक साड़ी आती है, तो वो गांव किसका भाग है, तो देखिए इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश का हिस्सा है। या पोचमपल्ली अगर यहाँ ना आए तो तेलंगाना भी आ सकता है, तेलंगाना, तो ये चीज़ याद रखना, तेलंगाना भी हो सकता है इसका ऑप्शंस अगर आंध्र प्रदेश ना दिया जाए, ठीक है। केरल में कौन सी जो है साड़ी का प्रयोग होता है, तो ये होता है कसाबू, ये नोट कर लीजिए, एग्जाम में पूछेंगे कसाबू। और कर्नाटक में जो है वो इलकम है, ध्यान रखना, कर्नाटक में इलकल, शायद इलकल, हाँ इलकल है, इलकल साड़ी का जो है प्रयोग किया जाता है, इस तरीके का नाम है। और तमिलनाडु में तो ये आपने बहुत सारा नाम सुना होगा कभी ना कभी, कांचीपुरम, तो कांचीपुरम साड़ी जो है वो तमिलनाडु से संबंधित है। ये चारों नाम बिल्कुल याद रखिएगा। पोचमपल्ली जो है वो है आंध्र प्रदेश या तमिलनाडु, तेलंगाना से संबंधित, आंध्र प्रदेश या तेलंगाना, ठीक है। आज के 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, अपने दोस्तों से शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। प्लीज़ लाइक ज़रूर करा करिए, इससे हमें भी मोटिवेशन मिलता है, हम डेली आपके लिए वीडियोस लेके आते हैं। क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट है, ऐसा कुछ भी नहीं है कि क्वेश्चंस जो इंपॉर्टेंट ना हो और आपके लिए ज़रूरी ना हो। हमने बहुत सोच समझ के आपको डेली पेपर्स कराते हैं, तो वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप 120 प्लस अच्छे मार्क्स जितना ज़्यादा लाएंगे उतना अच्छा होगा। यूपी में वैसे भी अब जो है वैकेंसियाँ आने वाली है टीचिंग की। यूपी चुनाव में जो है जिस तरीके से उसको जो है हार का सामना करना पड़ रहा है, जिस तरीके से सीटें उसको मिली है भाजपा गवर्नमेंट को, तो अब आप देख सकते हैं कि आने वाले समय में 6 से 7 महीने के अंदर बहुत सारी जो है वैकेंसी आएंगी। इसलिए आगे से तैयारी करना अभी से शुरू कर दीजिए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।